हेलो एवरीवन। मेरा नाम है डॉक्टर कोमल सिंह चौहान और आज की वीडियो में हम समझने जा रहे हैं थियोरीज ऑफ स्टेट, जो कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल थियोरी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तीनों ही पेपर्स में इसको स्टडी किया जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। शुरुआत करते हैं ये समझ के कि थियोरी ऑफ स्टेट क्या होती है। देखिए, ये स्टेट से रिलेटेड ऐसी थियोरीज होती हैं जिनके थ्रू हम स्टेट की स्टडी कर सकते हैं, उसका एनालिसिस कर सकते हैं। ये बताती हैं कि स्टेट का नेचर कैसा होता है, उनका ओरिजिन कैसे होता है और एक स्टेट क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करती है। इन टॉपिक से ये थियोरीज डील करती हैं। साथ ही इनके हम ये समझते हैं कि स्टेट का क्या रोल होता है सोसाइटी में, इसका इंडिविजुअल्स के साथ कैसा रिलेशन होता है, as well as with the other institutions। तो ये थियोरीज हमें स्टेट के बारे में जानने में मदद करती हैं और ऐसी कई थियोरीज ऑफ स्टेट हैं, लेकिन जिनको हम कवर करने वाले हैं वो है ऑर्गेनिक थियोरी ऑफ स्टेट, आइडियलिस्ट थियोरी ऑफ स्टेट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियोरी, लिबरल थियोरी, नियो लिबरल थियोरी ऑफ स्टेट, प्लूरलिस्ट थियोरी, मार्क्सिस्ट थियोरी ऑफ स्टेट, नियो मार्क्सिस्ट थियोरी ऑफ स्टेट, पोस्ट कॉलोनियल, फेमिनिस्ट एंड गांधीयन थियोरी ऑफ स्टेट। और आज की वीडियो में हम सिर्फ पहली 6 थियोरीज जो हैं उनको कवर करने वाले हैं, बाकी को हम नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं ऑर्गेनिक थियोरी ऑफ स्टेट से। ऑर्गेनिक थियोरी ऑफ स्टेट को हिंदी में कहते हैं राज्य का जैविक सिद्धांत। ये एक ऐसी थियोरी है जो स्टेट को लिविंग ऑर्गेनिज्म से कंपेयर करती है, एक लिविंग बीइंग कंसिडर करती है। और इंडिविजुअल्स को ये क्या मानती है? इंडिविजुअल्स को एक सेल मानती है, यानी कि कोशिका मानती है। जैसे कि हमारी बॉडी होती है, वो किससे बनती है? काफी सारे सेल से बनती है ना। ऐसे ही जो स्टेट है वो काफी सारे इंडिविजुअल से बनती है। इसके लिए ये भी कहा जाता है कि स्टेट अगर एक लिविंग बॉडी है तो इंडिविजुअल्स उस बॉडी का पार्ट हैं या उस बॉडी के सेल्स हैं, दोनों ही बातें बोली जाती हैं। और एक स्टेट और इंडिविजुअल का रिलेशन कैसा होता है? जैसा रिलेशन एक ऑर्गेनिज्म का और उसके सेल्स का होता है। स्टेट सिर्फ लोगों का एक सम टोटल नहीं है या एक समूह नहीं है, बल्कि एक ऑर्गेनिज्म है जिसके डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स या ऑर्गन्स हैं और वो ऑर्गन्स आपस में रिलेटेड हैं, जैसा कि ह्यूमन बॉडी में होता है। ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। किडनी अलग फंक्शन परफॉर्म करती है, लिवर अलग फंक्शन परफॉर्म करता है। तो ऐसे ही स्टेट्स में जो इंडिविजुअल्स हैं वो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो सेंट्रल थीम जो है इस थियोरी की वो यही है कि ये स्टेट को एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन मानती है, एक ऑर्गेनिक इंस्टीट्यूशन मानती है, एंड हेंस द नेम ऑफ दिस थियोरी। स्टेट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और इंडिविजुअल्स उसका ऑर्गन है। और ये थियोरी काफी पुरानी है, एज इट कैन बी ट्रेस बैक टू द ग्रीक पीरियड, जिस समय पे प्लेटो एरिस्टोटल होते थे, विच इज ऑलमोस्ट 4 to 3 सेंचुरी BCE। और जो मेन प्रोपोनेंट्स या सपोर्टर्स हैं इस थियोरी के वो हैं प्लेटो, एरिस्टोटल, हर्बर्ट स्पेंसर। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द फीचर्स ऑफ द थियोरी। ये तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जो ऑर्गेनिक थियोरी है ये स्टेट को एक लिविंग बॉडी से कंपेयर करती है और ह्यूमंस को किससे कंपेयर करती है? ऑर्गन से या सेल्स से। और ये भी मानती है कि ऑर्गन्स भी आपस में इंटर रिलेटेड हैं, यानी कि ह्यूमंस भी आपस में रिलेटेड हैं और कोई भी ऑर्गन या ह्यूमन आइसोलेशन में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। साथ ही साथ ये थियोरी ये भी मानती है कि जैसे सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं, उनका डेवलपमेंट होता है एंड दे इवन डाई, तो स्टेट्स भी इसी प्रकार से ग्रो करती हैं, डेवलप करती हैं और वो खत्म भी हो जाती हैं। दिस थियोरी ऑल्सो कंसिडर्स स्टेट्स प्रायर टू फैमिली एंड इंडिविजुअल। ये थियोरी स्टेट को फैमिली और इंडिविजुअल से ज्यादा इंपॉर्टेंट मानती है। राज्य जो है वो इंडिविजुअल से भी ज्यादा पावरफुल है। इंडिविजुअल की एग्जिस्टेंस भी विद इन द स्टेट है। अनदर इंपॉर्टेंट फीचर इज द पॉलिटिकल कलेक्टिविज्म।
इसका मतलब ये है कि एक इंडिविजुअल को अपने इंटरेस्ट की बजाय स्टेट के इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्योंकि स्टेट का जो डिसीजन है अकॉर्डिंग टू दिस थियोरी वो एक ग्रेटर गुड में है। तो स्टेट ही सब कुछ डिसाइड करेगा कि क्या सही है क्या गलत है, इंडिविजुअल को क्या करना है क्या नहीं करना है। एंड इसीलिए इट अबैंडन्स द इंडिविजुअलिस्टिक थिंकिंग। इंडिविजुअलिज्म में ये बिलीव नहीं करता है क्योंकि ये सुप्रीम मानता है स्टेट को, ना कि इंडिविजुअल को। इंडिविजुअल की अपनी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, उसकी एग्जिस्टेंस किसमें है? विद इन द स्टेट उसकी एग्जिस्टेंस है। एंड इट ऑल्सो पोजेस द स्टेट्स एज टूल फॉर द वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल्स। ये थियोरी ऐसे स्कूल ऑफ थॉट या ऐसी सोच या पर्सपेक्टिव के खिलाफ है जो ये मानती है कि स्टेट्स तो सिर्फ एक टूल है, एक जरिया है इंडिविजुअल्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का। बिकॉज अकॉर्डिंग टू दिस थियोरी स्टेट एक मीन्स या एक जरिया नहीं है बल्कि एक एंड है। तो ये फीचर्स होते हैं ऑर्गेनिक थियोरी ऑफ स्टेट के। नेक्स्ट थियोरी ऑफ स्टेट पर जाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। थियोरीज ऑफ स्टेट को कैटेगराइज करने के और भी तरीके हैं, विच इज ऑन द बेसिस ऑफ सॉवरेनिटी एंड ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट। सॉवरेनिटी के बेसिस पर थियोरीज ऑफ स्टेट को कैटेगराइज किया जाता है इनटू मोनिस्टिक एंड प्लूरलिस्टिक थियोरी ऑफ सॉवरेनिटी। मोनिस्टिक थियोरी मानती है कि पावर एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड होनी चाहिए, वहीं प्लूरलिस्टिक थियोरी मानती है कि अलग अलग जगह पर पावर डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए। और इन दोनों थियोरीज को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तब जब हम पॉलिटिकल थियोरी में सॉवरेनिटी के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। सेम गोज विद द ओरिजिन ऑफ स्टेट। स्टेट के ओरिजिन से भी रिलेटेड स्पेसिफिक थियोरीज हैं जो कि हैं डिवाइन थियोरी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियोरी, नेचुरल थियोरी, फोर्स थियोरी और हिस्टोरिकल एवोल्यूशनरी थियोरी। इनको भी हम डिटेल में तब डिस्कस करेंगे जब हम ओरिजिन ऑफ द स्टेट वाला टॉपिक पॉलिटिकल थियोरी में स्टडी करेंगे। नाउ द सेकेंड थियोरी इज द आइडियलिस्ट थियोरी ऑफ स्टेट, विच मीन्स राज्य का आदर्शवादी सिद्धांत। आइडियलिस्ट थियोरी को एब्सोल्यूट थियोरी, फिलोसॉफिकल थियोरी, मेटाफिजिकल थियोरी एंड मिस्टिकल थियोरी के नाम से भी जाना जाता है। एब्सोल्यूट थियोरी से इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एब्सोल्यूटिज्म को सपोर्ट करती है। फिलोसॉफिकल, मेटाफिजिकल और मिस्टिकल इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये थियोरी नेचर में फिलोसॉफिकल है, और मेटाफिजिक्स भी फिलोसॉफी की एक ब्रांच ही होती है जो कि नॉलेज, ट्रूथ या एग्जिस्टेंस जैसे सब्जेक्ट्स को एक्सप्लोर करती है। ये फोकस करती है व्हाट ऑट टू बी पर रादर देन व्हाट इज पर। दैट इज द रीजन इसको फिलोसॉफिकल थियोरी बोला जाता है। इसका जो सेंट्रल थीम है वो है टू आइडियलाइज एंड ग्लोरीफाई द स्टेट। ये स्टेट को ग्लोरीफाई करती है। इसका मानना है कि स्टेट एक मॉरल या नैतिक इंस्टीट्यूशन है जो कभी गलत ही नहीं हो सकता, और एक इंडिविजुअल की डेवलपमेंट भी तभी तक पॉसिबल है जब तक वो स्टेट का पार्ट है। तो स्टेट इज सुप्रीम देन द इंडिविजुअल, जस्ट लाइक द ऑर्गेनिक थियोरी ऑफ द स्टेट। और जैसा कि मैंने बताया, स्टेट एक मॉरल इंस्टीट्यूशन है, इसकी अपनी एक पर्सनालिटी है, अपनी एक विल या इच्छा है जो सभी इंडिविजुअल्स की विल को रिप्रेजेंट करती है। और स्टेट जो है वो धरती पर भगवान का या गॉड का एक फॉर्म है, इसीलिए ये स्टेट को ग्लोरीफाई करते हैं। और जो की थिंकर्स एसोसिएटेड हैं इस थियोरी ऑफ स्टेट से वो हैं फ्रेडरिक हीगल, इमैनुअल कांट, टी.एच. ग्रीन और बर्नार्ड बोसानकोइट। और ये थियोरी पॉपुलराइज हुई इन द 18th एंड द 19th सेंचुरी। हालांकि इस थियोरी की जो रूट्स हैं वो बहुत पुरानी है, which date back to the times of Plato and Aristotle. तो जो सबसे पहला इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है दैट इज इट वेस्ट द एब्सोल्यूट पावर इन द स्टेट। ये स्टेट को एब्सोल्यूट या निरंकुश मानता है। इसका मानना है कि स्टेट तो एक एथिकल या मॉरल इंस्टीट्यूशन है जो कि कभी गलत नहीं हो सकती है। और गलत कैसे होगी? क्योंकि ये पृथ्वी पर भगवान का रूप जो है। स्टेट की अपनी एक विल है, उसकी अपनी एक पर्सनालिटी है, और इससे हमें पता चलता है कि ये थ्योरी मानती है कि स्टेट एक एंड है और इंडिविजुअल एक मीन्स या माध्यम है। स्टेट सुप्रीम है
वो इंडिविजुअल से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जस्ट लाइक द ऑर्गेनिक थियरी। वैसे मैं बता दूं कि दोनों ऑर्गेनिक थियरी और आइडियलिस्ट थियरी के बीच का डिफरेंस क्या है। ऑर्गेनिक थियरी तो देखो एक रिलेशन एस्टैब्लिश करती थी बिटवीन स्टेट एंड इंडिविजुअल, लेकिन आइडियलिस्ट थियरी ऐसा कोई रिलेशन यहाँ एस्टैब्लिश नहीं कर रही है। ये तो स्टेट को ही सुप्रीम मान रही है कि स्टेट एब्सोल्यूट है, स्टेट निरंकुश है, इंडिविजुअल तो उसके सामने बहुत छोटी चीज है, क्योंकि स्टेट तो भगवान का रूप है। ये भी स्टेट को एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन मानती है, एक नेसेसरी या जरूरी इंस्टीट्यूशन मानती है और एक एब्सोल्यूट एसोसिएशन मानती है, विच वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड कि स्टेट की अपनी एक इंडिपेंडेंट विल है या इच्छा है, अपनी एक पर्सनालिटी है, उसे किसी के द्वारा बनाया नहीं गया है, और नेसेसरी भी है क्योंकि एक इंडिविजुअल की एग्जिस्टेंस विद इन द स्टेट है। साथ ही साथ स्टेट इंडिविजुअल्स की फ्रीडम को प्रोटेक्ट भी करती है, और इंडिविजुअल के पास क्या फ्रीडम होनी चाहिए ये भी स्टेट डिसाइड करती है। तो स्टेट ही क्रिएटर है एक इंडिविजुअल की फ्रीडम की। और इंडिविजुअल की फ्रीडम किस में है कि वो स्टेट की इच्छा को या स्टेट की विल को फॉलो करे। एक इंडिविजुअल के राइट्स और लिबर्टीज तभी तक एग्जिस्ट कर सकते हैं अगर स्टेट है तो, क्योंकि लॉज तो स्टेट से ही बनते हैं और ये लॉज नैतिकता या मोरालिटी पर आधारित होते हैं। Another important feature is no rights to individuals. आइडियलिस्ट के अनुसार इंडिविजुअल के पास राइट्स नहीं हो सकते, उसके पास सिर्फ और सिर्फ ड्यूटीज हो सकती हैं, और इंडिविजुअल की ये ड्यूटी है कि वो स्टेट के लॉज के प्रति ओबीडियंस दिखाए। और ऐसा क्यों है? क्यों एक इंडिविजुअल को ओबीडियंस दिखानी चाहिए स्टेट लॉज के प्रति? वो हम अब समझते हैं। Because the basis of state is will not force. स्टेट का जो आधार है वो फोर्स नहीं है बल्कि विल है, यानी कि इच्छा है। इस थियरी के सपोर्टर्स ये मानते हैं कि स्टेट एक पर्सन है, स्टेट की अपनी एक विल है, स्टेट की अपनी एक पर्सनालिटी है, जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, दोहरा चुकी हूँ। लेकिन ये जो विल है ये एक रियल विल है, और ये विल या इच्छा सभी की विल्स को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि सभी इंडिविजुअल्स की इच्छाओं को ये रिप्रेजेंट करती है। सो एक इंडिविजुअल को हमेशा 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 एक स्टेट के लॉज को ओबे करना चाहिए, उनके प्रति ओबीडियंस दिखानी चाहिए। व्हाई? क्योंकि वो लॉज क्या रिप्रेजेंट करते हैं? वो लॉज रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट की विल को। तो आपको देखो मैंने ये सारे पॉइंट्स आपस में कनेक्ट करके समझा दिए हैं, और इसीलिए इस थियरी के सपोर्टर्स कहते हैं कि जब एक इंडिविजुअल स्टेट को ओबे करता है, स्टेट की बात मानता है, तो दरअसल वो क्या कर रहा है? वो अपने आप को ही ओबे कर रहा है। एंड ये मैं पहले ही बता चुकी हूं, द स्टेट इज ओमनीपोटेंट एंड ओमनीकम्पिटेंट। स्टेट के पास अनलिमिटेड पावर्स हैं, स्टेट इज इक्विवेलेंट टू गॉड, तो कभी ये कुछ गलत नहीं कर सकती। And it is the embodiment of God on earth. भगवान का एक रूप है ये पृथ्वी पर। बस वैसे तो आप इस लाइन को याद रख लोगे ना, ये जो भी मैंने बोली है, आप कभी नहीं भूल सकते कि आइडियलिस्ट थियरी ऑफ स्टेट क्या है। सो दीज वर द फीचर्स, और ये थी हमारी आइडियलिस्ट थियरी ऑफ स्टेट। द थर्ड थियरी इज द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी ऑफ स्टेट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी को हिंदी में सामाजिक समझौता सिद्धांत बोला जाता है, और इसको मैकेनिस्टिक थियरी भी बोला जाता है, क्योंकि ये स्टेट को एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन नहीं मानती है, बल्कि ये तो स्टेट को एक मैन मेड इंस्टीट्यूशन मानती है कि इंसान ने स्टेट को बनाया है, ये ऑर्गेनिक नहीं है। स्टेट जो है वो लोगों के बीच में एक अग्रीमेंट का रिजल्ट है। अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले तो स्टेट एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, बल्कि एक स्टेट ऑफ नेचर एग्जिस्ट करता था। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी प्रोमिनेंस में आती है इन द 16th एंड 17th सेंचुरी। इस टाइम पीरियड से पहले भी हमें थोड़ी बहुत झलक देखने को मिलती रहती है कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, जैसे कि रोमन लॉ में ये कहा गया है कि ऐसे पॉजिटिव रूल्स जो लोग ऑब्जर्व करते हैं, जो लोग ओबे करते हैं, वो एक कॉन्ट्रैक्ट द्वारा क्रिएट किए जाते हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट 3 थिंकर्स हैं जो इस थियरी ऑफ स्टेट के साथ एसोसिएटेड हैं, वो हैं थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक
और रूसो। इनको कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट भी कहा जाता है और इन्हीं तीन थिंकर्स के सोशल कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड आइडियाज को समझकर हम इस थियोरी को समझते हैं। जब मैं इस थियोरी पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, वहां पर मैं हॉब्स, लॉक और रूसो के सोशल कॉन्ट्रैक्ट को डिटेल में समझाने वाली हूं। तो इस थियोरी के कई इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। इसका सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो है दैट इज दैट स्टेट इज द रिजल्ट ऑफ एन अग्रीमेंट। स्टेट भगवान द्वारा नहीं क्रिएट की जाती, बल्कि स्टेट तो लोगों के द्वारा क्रिएट की जाती है। लोग जो हैं वो आपस में मिलकर एक अग्रीमेंट करते हैं जिसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है और इसी प्रकार एक स्टेट क्रिएट होती है। फिर इसके बाद जो सेकेंड इंपॉर्टेंट फीचर है वो है स्टेट ऑफ नेचर। ये थियोरी ये मानती है कि स्टेट की एग्जिस्टेंस से पहले जो एग्जिस्ट करता था वो था स्टेट ऑफ नेचर। स्टेट तो कॉन्ट्रैक्ट के बाद एस्टैब्लिश हुई है, उससे पहले जो एग्जिस्ट करता था वो क्या था? स्टेट ऑफ नेचर, जिसमें कोई सरकार नहीं थी, कोई लॉ नहीं था जो इंसानों द्वारा बनाया गया हो। लोग इसी स्टेट ऑफ नेचर में रहते थे। अब ये स्टेट ऑफ नेचर कैसा था, इसको डिफरेंट थिंकर्स ने डिफरेंट तरीके से डिफाइन किया है। किसी के लिए ये पीसफुल था, किसी के लिए ये स्टेट ऑफ कयास था। तो स्टेट के आने से पहले इंसान जिस हालात में रह रहे थे उसे स्टेट ऑफ नेचर डिफाइन किया गया है। उसकी बात आता है लॉज ऑफ नेचर। नाउ जैसा कि मैंने बताया, स्टेट ऑफ नेचर में कोई ह्यूमन मेड लॉज नहीं थे, बल्कि वहां पर क्या एग्जिस्ट करता था? द लॉज ऑफ नेचर। इनको कोई इंटरप्रेट करने वाला नहीं था, ना ही इन लॉज को कोई इन्फोर्स करने वाली अथॉरिटी थी। इसीलिए लोग जो हैं वो अनसर्टेन कंडीशंस में रहते थे और इन्हीं रीजंस की वजह से एक ज़रूरत फील हुई स्टेट की। एक ऐसी स्टेट जिसमें प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर हो, जहां पर लॉज को प्रॉपरली इंटरप्रेट किया जा सके एक प्रॉपर अथॉरिटी द्वारा। फिर आता है फोकस ऑन ह्यूमन नेचर। ये भी एक बहुत प्रोमिनेंट फीचर है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियोरी का। सभी थिंकर्स ने ह्यूमन नेचर के बारे में बताया कि स्टेट ऑफ नेचर में ह्यूमन नेचर कैसा था। हॉब्स के लिए ये सेल्फिश, नेस्टी, ब्रूटिश था। वहीं लॉक के अकॉर्डिंग ना तो ह्यूमन नेचर सेल्फिश था, ना ही वो एग्रेसिव थे। तो इसमें आप समझ सकते हैं कि पहले एग्जिस्ट करती थी एक स्टेट ऑफ नेचर, जो कि स्टेट के आने से पहले एग्जिस्ट करती थी। फिर किसी ना किसी रीजन की वजह से लोगों को लगा कि हमें कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, एक अग्रीमेंट करना पड़ेगा स्टेट को एस्टैब्लिश करने के लिए। तो उन्होंने किया सोशल कॉन्ट्रैक्ट और फिर एग्जिस्टेंस में आई स्टेट या सिविल सोसाइटी। तो स्टेट ऑफ नेचर के बाद आया सोशल कॉन्ट्रैक्ट। स्टेट ऑफ नेचर में कंडीशंस लोगों के लिए रहने लायक नहीं रही थी, तो उन हालातों से भागने के लिए लोगों ने क्या किया? दे मेड अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और इससे क्या क्रिएट होती है? सिविल सोसाइटी या स्टेट। कहीं पर सोसाइटी और स्टेट दोनों एक साथ एग्जिस्टेंस में आई और कहीं सिर्फ स्टेट एग्जिस्टेंस में आई। अब बात आती है सॉवरन की। सोशल कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद किस प्रकार का सॉवरन एग्जिस्टेंस में आया, इसको लेकर भी डिफरेंट व्यू पॉइंट्स हैं। हॉब्स के लिए जो सॉवरन एग्जिस्टेंस में आया वो था एक लीगल सॉवरन, एक ऐसा लीगल सॉवरन जो कि एब्सोल्यूट था। लॉ की सोर्स ही वो सॉवरन था। वहीं लॉक और रूसो के सोशल कॉन्ट्रैक्ट से जो सॉवरन एग्जिस्टेंस में आया वो था पॉपुलर सॉवरन। पॉपुलर सॉवरन की जो सोर्स थी वो थी जनता, लोग। और टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स भी अलग अलग थे। रूसो और हॉब्स के लिए एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट था, वहीं लॉक के लिए एक डबल कॉन्ट्रैक्ट था। दिस इज द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियोरी ऑफ स्टेट। अब आती है लिबरल थियोरी ऑफ स्टेट, जो कि है राज्य का उदारवादी सिद्धांत। ये एब्सोल्यूटिस्ट थियोरी ऑफ द स्टेट के बिल्कुल अगेंस्ट है, जो कि स्टेट को सुप्रीम मानती है। वेराज जो लिबरल थियोरी है वो इंडिविजुअल को सुप्रीम मानती है। ये इंडिविजुअल को इंपॉर्टेंस देती है ओवर द स्टेट, एंड इट बिलीव्स दैट स्टेट तो एग्जिस्टेंस में आई ही इंडिविजुअल के लिए है। इस थियोरी को डेवलप किया गया था टुवर्ड्स द 18th सेंचुरी, और इस थियोरी के अर्लियर सपोर्टर्स हैं जॉन लॉक, एडम स्मिथ और जेरेमी बेंथम।
लॉक को तो फादर ऑफ लिबरलिज्म भी बोला जाता है, क्योंकि वो मानते थे कि स्टेट का काम है इंडिविजुअल के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, द राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। ये थियरी इकोनॉमिक स्फेयर में भी उतनी ही रेलिवेंट है जितनी कि पॉलिटिकल स्फेयर में है, और इकोनॉमिक स्फेयर में एडम स्मिथ और रिकार्डो ने इस थियरी की तरफ काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है। ये थियरी स्टेट को एक नेसेसरी ईविल मानती है। स्टेट का काम सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना होना चाहिए, तो इसलिए ये नेसेसरी भी है। और ईविल ये इसलिए है क्योंकि ये इंडिविजुअल फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट करता है थ्रू डिफरेंट रेगुलेशंस। तो लिबरल थियरी स्टेट के बारे में क्या सोचता है, उसको जानने से पहले मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि इस थियरी में दो डिफरेंट व्यू पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं। पहला है नेगेटिव लिबरलिज्म या क्लासिकल लिबरलिज्म, और दूसरा है पॉजिटिव लिबरलिज्म या वेलफेयर लिबरलिज्म। ये दोनों ही व्यू पॉइंट स्टेट के बारे में अलग अलग ख्याल रखते हैं। तो जो नेगेटिव लिबरलिज्म है या क्लासिकल लिबरलिज्म है, ये है अगेंस्ट स्टेट इंटरवेंशन, और ये सपोर्ट करता है एक लिमिटेड गवर्नमेंट की, जिसका काम है लॉ एंड ऑर्डर को देखना, प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना और कॉन्ट्रैक्ट्स को मेंटेन करना। और इसको नेगेटिव लिबरलिज्म इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये मानता है कि इंडिविजुअल लिबर्टी का ये मतलब होता है कि स्टेट किसी भी प्रकार से उसके मामलों में इंटरफेयर ना करे, उस पर कोई रेगुलेशंस ना लगाए। वहीं उसके ऑपोजिट आता है पॉजिटिव लिबरलिज्म या वेलफेयर लिबरलिज्म। जो वेलफेयरिज्म की बात करता है, ये स्टेट इंटरवेंशन को सपोर्ट करता है। ये कहता है कि स्टेट को इंटरवीन करना चाहिए, इंटरफेयर करना चाहिए और इंडिविजुअल्स के लिए वेलफेयर का काम करना चाहिए। उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज दें, उनके लिए हॉस्पिटल्स बनाएं, एजुकेशन प्रोवाइड करें, तो स्टेट एक पॉजिटिव रोल प्ले करे। तो लिबरल थियरी ऑफ स्टेट के फीचर्स ये हैं कि एक मैकेनिकल फॉर्म ऑफ सोसाइटी और स्टेट की बात करता है। ये स्टेट को एक ऑर्गेनिक इंस्टीट्यूशन नहीं मानता या नेचुरल इंस्टीट्यूशन नहीं मानता है, बल्कि एक मैन मेड इंस्टीट्यूशन मानता है। इट ऑल्सो कंसिडर्स द स्टेट एज अ नेसेसरी ईविल, which I have already explained। ये इंडिविजुअल को एक एंड मानता है और स्टेट और सोसाइटी को एक मीन्स या माध्यम मानता है, और ये सपोर्ट करता है कि इंडिविजुअल्स को राइट्स प्रोवाइड किए जाएं स्टेट में, चाहे वो राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है या फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है। और जो मॉडर्न लिबरलिज्म है वो ये मानता है कि जो स्टेट है वो इक्वालिटी को प्रमोट करती है और सोशल जस्टिस को प्रमोट करती है सोसाइटी में। इसका प्रयास रहता है कि सोसाइटी में किसी भी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना रहे, क्योंकि पॉजिटिव लिबरलिज्म बात करता है वेलफेयरिज्म की। स्टेट वेलफेयर करके सोसाइटी से इनइक्वालिटीज हटाती है और सोशल जस्टिस लाती है। द स्टेट्स पावर इज लिमिटेड बाय द लॉज एंड द कॉन्स्टिट्यूशनली डिफाइंड स्ट्रक्चर्स। ये एक लिबरल डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम को सपोर्ट करती है। एक स्टेट की पावर को लिमिट किया जाता है उस स्टेट के लॉज और कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा, और वो उन लॉज के अगेंस्ट नहीं जा सकती, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा सकती है। दे हैव टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन में है कि 5 साल बाद इलेक्शंस होंगे, तो वो 5 साल बाद ही होंगे। स्टेट जो है वो लोगों के प्रति अकाउंटेबल है, उनके प्रति जवाबदेह है। स्टेट ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती है जो लोगों की विल या इच्छा के अगेंस्ट हो। एक स्टेट की सारी एक्टिविटीज, डिसीजंस और उसकी पॉलिसीज को लोगों का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है, एटलीस्ट इन थियोरी। इट इज ऑल्सो अगेंस्ट अ वन आइडिया स्टेट। लिबरल थियोरी की जो स्टेट होती है वो कभी भी वन आइडिया स्टेट नहीं होती है, विच मीन्स ऐसा नहीं है सिर्फ एक ही आइडियोलॉजी को सपोर्ट किया जाएगा, नहीं। डिफरेंट आइडियाज, डिफरेंट बिलीव्स, डिफरेंट वैल्यूज साथ साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं, जैसे कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट करती हैं, और इन सभी पॉलिटिकल पार्टीज की अपनी अपनी आइडियोलॉजी होती है, तो डाइवर्सिटी को ये सपोर्ट करती है। एंड जस्ट लाइक आई सेड, लिबरल स्टेट हैज न्यूमरस पॉलिटिकल पार्टीज एंड देयर इज सेपरेशन ऑफ पावर। पावर एक इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होती है, बल्कि डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस या ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में सेपरेटेड होती है। लेजिस्लेचर के पास अपनी पावर है,
एग्जीक्यूटिव के पास अपनी पावर है, जुडिशरी के पास अपनी पावर है, और एक दूसरे के फंक्शंस में इंटरवीन नहीं करते हैं ये इंस्टीट्यूशंस। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर होता है। ऑल्सो अनदर फीचर इज द मिनिमम फंक्शंस ऑफ स्टेट वर्सेस द वेलफेयर स्टेट। यहाँ पे आपको बता देना है कि क्लासिकल लिबरलिज्म के बारे में और मॉडर्न लिबरलिज्म के बारे में कि कैसे ये दो डिफरेंट व्यू पॉइंट्स हैं। क्लासिकल लिबरलिज्म सपोर्ट करता है मिनिमम फंक्शंस ऑफ स्टेट को, और वेलफेयर स्टेट क्या सपोर्ट करती है? इट सपोर्ट्स द वेलफेयरिज्म। तो ये थी लिबरल थियोरी ऑफ स्टेट। द फिफ्थ थियोरी इज द नियोलिबरल थियोरी ऑफ स्टेट। राज्य का नव उदारवादी सिद्धांत। ये थियोरी प्रोमिनेंस में आई टुवर्ड्स द 1970s वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट। जो अभी हमने वेलफेयर लिबरलिज्म पढ़ा है उसके रिएक्शन में नियो लिबरल थियोरी आई, क्योंकि कुछ थिंकर्स को लगा कि वेलफेयर लिबरलिज्म तो फेल हो रहा है, इसकी वजह से गवर्नमेंट्स का खर्चा बढ़ रहा है, सो वी नीड टू गो बैक टू द क्लासिकल लिबरलिज्म। और इसी आइडिया से इंस्पायर होकर आती है नियो लिबरल थियोरी ऑफ स्टेट, जो फ्री मार्केट्स पर एम्फेसाइज करती है, विच मीन्स कि मार्केट्स में गवर्नमेंट की कोई रेगुलेशन नहीं होनी चाहिए। मार्केट्स शुड बी फ्री टू ऑपरेट, लिमिटेड गवर्नमेंट इंटरवेंशन एज वेल एज इंडिविजुअल लिबर्टी। लिमिटेड गवर्नमेंट इंटरवेंशन की बात यहाँ इसलिए करती है क्योंकि ये सपोर्ट करती है प्राइवेटाइजेशन का, डीरेगुलेशन का। ये मानती है कि सरकार को पब्लिक सेक्टर्स को प्राइवेटाइज कर देना चाहिए, उनका निजीकरण कर देना चाहिए। इससे एफिशिएंसी आएगी, क्योंकि सरकार के पास वो एफिशिएंसी नहीं है जो प्राइवेट सेक्टर के पास है। और ये फ्री ट्रेड को भी सपोर्ट करती है, ट्रेड पर जो रिस्ट्रिक्शंस है उनको हटाने की बात करती है। ये मानती है कि अगर कोई हैवी टैक्सेस है उनको हटा देना चाहिए या कम कर देना चाहिए। तो ये काफी हद तक एक इकोनॉमिक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है रादर देन अ पॉलिटिकल इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। इसका जो फोकस है वो इकोनॉमिक स्फेयर पर ज्यादा है, और जो इसकी मेन सपोर्टर्स हैं वो हैं फ्रेडरिक हायक, मिल्टन फ्राइडमैन, जेम्स ब्यूकैनन। पॉलिटिक्स के स्फेयर में मेनली ये वेलफेयर स्टेट को क्रिटिसाइज करती है, एंड इट सपोर्ट्स द रोलिंग बैक ऑफ द स्टेट। स्टेट को अपनी पुरानी फॉर्म में वापस चला जाना चाहिए। दैट मीन्स इट इज सपोर्टिंग क्लासिकल लिबरलिज्म, जहां पर स्टेट इंटरवीन नहीं करती थी, बल्कि ये मानती है कि स्टेट का काम क्या होना चाहिए, जैसा कि क्लासिकल लिबरल्स मानते थे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे। लेकिन हाँ, यहाँ ये स्टेट का एक और इम्पॉर्टेंट रोल मानती है कि स्टेट को कोशिश करनी चाहिए इकोनॉमी को ज़्यादा से ज़्यादा लिबरलाइज, प्राइवेटाइज और ग्लोबलाइज करने की, जिनके थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर के पास चला जाए। नियो लिबरल थियोरी ऑफ स्टेट एक ऐसी स्टेट को सपोर्ट करती है जो कि सपोर्ट करती हो स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स को। यहाँ ये मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव से भी अलग हो जाती है, क्योंकि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट हैं। ये मानती है कि इंडिविजुअल के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स होने चाहिए, और इनफैक्ट स्टेट्स को इन राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए। रूल ऑफ लॉ को भी ये सपोर्ट करती है। एक देश में लॉ सुप्रीम है, लॉ से ऊपर कुछ नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, सबके लिए लॉ सेम है, चाहे वो रिच हो या पुअर हो। इट ऑल्सो सपोर्ट्स फ्री मार्केट एंड फ्री ट्रेड। इट सपोर्ट्स लिमिटेड गवर्नमेंट, विच आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। गवर्नमेंट का काम सिर्फ ये इंश्योर करना है कि मार्केट ढंग से फंक्शन करे। मार्केट रिफॉर्म्स लाने के लिए गवर्नमेंट काम कर सकती है। वो प्रॉपर्टी राइट्स को भी प्रोटेक्ट करती है, और इसके अलावा ये सपोर्ट करती है कि एक इंडिविजुअल के पास फ्रीडम ऑफ एक्शन होना चाहिए, एक्सप्रेशन होना चाहिए, एंड फ्रीडम ऑफ चॉइस भी होना चाहिए। नियो लिबरल थियोरी एक ऐसी स्टेट को सपोर्ट करती है जो प्राइवेटाइजेशन को सपोर्ट करती हो, एज वेल एज रिड्यूस स्टेट बैरियर्स को भी सपोर्ट करती हो। और इसका ये भी मानना है कि स्टेट को वेलफेयर और सोशल सर्विसेज पर कम पैसा खर्च करना चाहिए। तो ये है नियो लिबरल थियोरी ऑफ स्टेट। ये क्लासिकल लिबरलिज्म से काफी सिमिलर है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों के बीच में, बस थोड़ा सा डिफरेंस है वो ये कि जो क्लासिकल लिबरलिज्म है
वो पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स पर ज़्यादा फोकस करता है इंस्टेड ऑफ द इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स। वो बात करता है इंडिविजुअल फ्रीडम की, इंडिविजुअल के राइट्स की, राइट्स लाइक फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम टू एक्सप्रेस वन सेल्फ। तो वो पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स पर ज़्यादा फोकस करता है। लेकिन जो नियो लिबरलिज्म है ये पॉलिटिकल की बजाय इकोनॉमिक एस्पेक्ट पर ज़्यादा फोकस करता है। इसका कंसर्न है फ्री मार्केट से। अब आ जाते हैं आज की लास्ट बट नॉट द लीस्ट थियोरी ऑफ स्टेट पर, जो कि है प्लूरलिस्ट थियोरी ऑफ स्टेट, जिसे राज्य का बहुलवादी सिद्धांत बोला जाता है। प्लूरलिस्ट थियोरी हाईलाइट करती है कि एक सोसाइटी में कैसे पावर डिस्ट्रीब्यूटेड होती है डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में। इट टेल्स अस हाउ पावर इज शेयर्ड इन अ सोसाइटी। इस थियोरी का मानना है कि सोसाइटी में डिफरेंट ग्रुप्स का इन्फ्लुएंस होता है। कोई एक ग्रुप नहीं होता जो बहुत पावरफुल होता है या जिसके पास सारा इन्फ्लुएंस होता है, बल्कि डिफरेंट ग्रुप्स के पास में इन्फ्लुएंस होता है और वो सभी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, विच मीन्स कि एक सिंगल सेंटर ऑफ पावर नहीं होता है। एंड दैट इज द मेन थीम ऑफ दिस थियोरी कि पावर जो है किसी एक ग्रुप के पास कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होती है, बल्कि एक सोसाइटी में मल्टीपल ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं और डिफरेंट ग्रुप्स के पास इन्फ्लुएंस होता है और अपने इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए, अपने इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए और अपने इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए ये ग्रुप्स डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो प्लूरलिस्ट थियोरी या बहुलवादी सिद्धांत के जो सपोर्टर्स हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो सपोर्टर हैं वो है हैरल्ड लास्की, फॉलोड बाय J.N. Figgis, Ernest Barker, J.D.H. Cole एंड मैकाइवर। तो अब समझ लेते हैं प्लूरलिस्ट थियोरी ऑफ स्टेट के इम्पोर्टेंट फीचर्स को, जिससे हम समझेंगे कि इस थियोरी का क्या नजरिया है स्टेट को लेकर। तो सबसे पहले तो ये थियोरी यही मानती है कि किसी भी सिंगल ग्रुप के पास सारी पावर नहीं होती है, बल्कि पावर किसके पास होती है? डिफरेंट ग्रुप्स के पास होती है। और ये ग्रुप्स कौन होते हैं? ये चर्च भी हो सकती है, मिलिट्री ग्रुप भी हो सकता है, टीचर्स का ग्रुप भी हो सकता है, लॉयर्स का ग्रुप भी हो सकता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि स्टेट में सिर्फ एक ग्रुप है, फॉर एग्जाम्पल सिर्फ पॉलिटिशियंस हैं जिनके पास सारी पावर है। And it is also against the monastic theory of sovereignty. Monastic theory of sovereignty क्या कहती है कि sovereignty किसके पास होती है? स्टेट के पास होती है। But according to pluralist theory, sovereignty किसके साथ होती है? Sovereignty resides with many other institutions. बहुत सारे social, political, cultural, economic institutions exist करते हैं एक सोसाइटी में, और इनमें से कुछ ग्रुप्स तो ऐसे हैं जो स्टेट की एग्जिस्टेंस से पहले से ही एग्जिस्ट करते आ रहे हैं, जिसमें प्लूरलिस्ट एग्जाम्पल देते हैं फैमिली का और चर्च का। और हर ग्रुप की अपनी अपनी वैल्यूज है, अपने इंटरेस्ट हैं, अपने बिलीफ्स हैं। कोई भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हो, उसका इंटरेस्ट ये होगा कि वो अपने धर्म का प्रचार करे, अपने धर्म को स्प्रेड करे। एक बिजनेस ग्रुप का इंटरेस्ट क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करे। और इसी वजह से क्या होता है कि ये जो इंटरेस्ट हैं ये आपस में कई बार क्लैश कर जाते हैं। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल आता है स्टेट का। स्टेट क्या कार्य करती है? जो स्टेट की गवर्नमेंट होती है वो इन इंटरेस्ट को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करती है। एवरीवन हैज द राइट टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस एंड इन्फ्लुएंस डिसीजंस। हर ग्रुप के पास राइट है अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करने का, डिसीजन मेकिंग को प्रभावित करने का, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया, डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस में कोई एक ग्रुप पार्टिसिपेट नहीं करता है, बल्कि मल्टीपल ग्रुप्स पार्टिसिपेट करते हैं। एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, स्टेट इज नॉट द हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द प्लूरलिस्ट थियोरी ऑफ स्टेट, ये स्टेट को कोई सुप्रीम इंस्टीट्यूशन नहीं मानती है, जैसा कि हम समझते आए ऑर्गेनिक थियोरी में या आइडियलिस्ट थियोरी में। लेकिन ये थियोरी अलग है। ये स्टेट को हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन नहीं मानती है, बल्कि क्या मानती है? इसके लिए आपको लास्की की ये स्टेटमेंट याद रखनी पड़ेगी
कि स्टेट इज एन एसोसिएशन अमंग द वेरियस एसोसिएशंस। स्टेट कोई सुप्रीम इंस्टीट्यूशन नहीं है, बल्कि जो डिफरेंट एसोसिएशंस या डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं सोसाइटी में, उनमें से एक इंस्टीट्यूशन स्टेट है। और क्योंकि स्टेट सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन है अमंग द वेरियस इंस्टीट्यूशन, इसके पास कोई राइट नहीं है सुप्रीम अथॉरिटी को एक्सरसाइज करने का या सॉवरेनिटी को एक्सरसाइज करने का। स्टेट के पास कोई अथॉरिटी नहीं है अपनी मर्जी से कुछ करने की। अभी तक हमने जितनी भी थियोरीज ऑफ स्टेट समझी हैं, उनमें से बिल्कुल एक अलग थियोरी है। तो ये थी प्लूरलिस्ट थियोरी ऑफ स्टेट, और ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने थियोरीज ऑफ स्टेट को समझा। इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम रिमेनिंग 5 थियोरीज को समझने वाले हैं। सो उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। मैं हर एक थियोरी ऑफ स्टेट पर एक सेपरेट वीडियो भी बनाने वाली हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और फैमिली रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।